मेरी चाची एक जवान औरत थी। जब भी वो घर पर अकेली होती, मुझे बुला लेती। मुझे भी उनके पास जाने के लिए मजबूर होना पड़ा और उनके साथ कुछ खूबसूरत पल बिताए। मुझे अपनी चाची के साथ रहते हुए काफी समय हो गया था, इसीलिए अब वो मुझसे कुछ भी नहीं छिपाती थी। एक दिन चाची घर पर अकेली थी। जब उसने मुझे अपने पास बुलाया और मेरी चाची जब अपनी दिखा रही थी तो बहुत खूबसूरत लग रही थी। ऐसा नहीं लगता था कि वो शादीशुदा महिला थी। उस समय मैं अपने चाचा हैदर के घर रहने आया था, क्योंकि मेरे माता पिता दोनों सऊदी अरब जा रहे थे। जाने से पहले जब छोटे चाचा अब्बू से मिलने और बधाई देने आए, इसलिए जाते समय उन्होंने अबू से कहा कि वो बिलाल को हमारे घर छोड़ दे। अबू ने उन्हें बहुत मना किया। बिलाल अब बड़ा हो गया है और उसे अपना ख्याल खुद रखना होगा, लेकिन वो इससे सहमत नहीं है। उन्होंने अबू को मना लिया और मेरी हार्दिक इच्छा पूरी हुई। मेरे पास हमारे पुराने घर की चाबी है जो खाली पड़ा है, जिसका मैं अपने उद्देश्यों के लिए बड़े पैमाने पर उपयोग करता हूं। आंटी अमारा की शादी उनके चाचा से लगभग 10 साल पहले हुई थी। उस समय मेरी उम्र 10 साल थी, लेकिन उस समय मुझे अपनी चाची को देखकर बहुत अच्छा लगा, क्योंकि वो सुंदर थी, बल्कि उसकी आवाज मधुर और शरीर भरा हुआ था। बुआ फूफा की जोड़ी आदर्श मानी जाती थी, लेकिन अब तक वे दोनों संतान सुख से वंचित थे और शायद वे दोनों इसे अपना भाग्य मानकर धैर्यपूर्वक बैठे रहे। चाची और चाचा के बीच प्यार बहुत गहरा था और मैंने अनुमान लगाया कि आंटी ने उनके साथ एक भी रात बर्बाद नहीं की होगी, क्योंकि शादी के बाद मेरी चाची का शरीर बहुत आकर्षक हो गया था। स्थिति पहले से ही बहुत खराब थी, लेकिन अब शरीर का हर हिस्सा मुझे बुला रहा था। उस समय मेरी चाची घर की सफाई कर रही थी और मैं टीवी देख रहा था। फिर मेरी चाची ने मुझसे पूछा, बिलाल बेटा, आज तुम कॉलेज क्यों नहीं जाते? तो मैंने कहा, अपनी चाची को अपना बेटा कहने के लिए दिल में बुरा महसूस कर रहा था। नहीं आंटी, सेमेस्टर खत्म हो गया है ना, इसीलिए मासिक छुट्टियां होती हैं। चाची ने सिर हिलाया और कपड़ा मेज पर पटकने के लिए झुकी। उन्हें कुछ समझ नहीं आया, क्या करें और क्या न करें। 2 दिन बीत चुके थे। मैं अपनी चाची के घर आया था। रात को खाने की मेज पर मेरी चाची ने मुझसे और मेरी चाची से कहा कि उन्हें 20 दिनों के लिए कहीं जाना है, यदि उन्हें लंबे समय के लिए बाहर जाना पड़े। इसलिए वे अपनी चाची को अपने साथ ले जाते थे, लेकिन इस बार मैं अपनी चाची के घर पर था, इसलिए उन्होंने इसके साथ चलना उचित समझा। मैंने अपनी चाची की दिनचर्या और उनकी आदतों की सावधानी पूर्वक जांच की। मैंने देखा कि वो बहुत चाय पीती है और चाय खुले दूध से बनाई जाती है, और मैं डिब्बाबंद दूध वाली चाय पीने का आदी हूं। अगले दिन मैं गेम खेल रहा था। मैं हेडफोन पहने हुए था। मुझे नहीं पता कि मेरी चाची मेरे पास आई या नहीं, और उन्होंने मेरे खेल को देखा या नहीं। हम दोस्त थे और एक दूसरे का इस्तेमाल करते थे, और जो बकवास मैं कह रहा था वो अत्यंत अश्लील थी। चाची आश्चर्यचकित और चिंतित थी। वो मेरी बड़बड़ाहट सुन रही थी। फिर उन्होंने मुझे पुकारकर अपनी उपस्थिति का एहसास कराने की कोशिश की, और संगीत के कारण मैं कुछ भी सुन नहीं सका। आंटी बहुत देर तक मेरी बकवास सुनती रही और फिर वो उठकर अपने कमरे में चली गई। शाम को मैं दोस्तों से मिलने के लिए बाहर जाने लगा, तो मैं अपनी चाची को ये बात बताने के लिए उनके कमरे में गया। उस समय मेरे मन में कुछ खास नहीं था। फिर मैं वापस आकर बिस्तर पर लेट गया। थोड़ी देर बाद मैंने कहा कि मैं चाय पीना चाहता हूं। आप क्या बनाएंगे? चाची मुस्कुराई और बोली, मेरा बच्चा क्यों नहीं, केवल 2 घड़ी, क्या मैं फ्रेश हो जाऊं? फिर मैं उठकर बाथरूम की ओर चला जाता हूं। मैं गैलरी में आकर बैठ गया और उसे अपने सामने लाल रंग और फूल दिखाई देने लगे। मुझे एक फूल पसंद आया। मैंने जाकर उसे ध्यान से देखा और फिर तोड़ लिया। आंटी मुझे बुला रही थी। मैंने जवाब दिया, मैं बाहर हूं।
इसलिए वे अपने हाथों में एक ट्रे लेकर बाहर आए जिसमें 2 कप चाय थी। उन्होंने एक कप मुझे दिया और दूसरा स्वयं उठाकर मेज पर रख दिया। मैंने फूल को अपने हाथ में पकड़ लिया। मैंने उसे अपनी चाची को दे दिया। मेरी चाची मुस्कुराई और उन्होंने मेरे हाथ से फूल ले लिया और कहा, धन्यवाद मेरे बच्चे, मेरे सारे सपने टूट गए। मैंने अपनी चाची की ओर देखा और कहा, चाची, आप बोर नहीं होती? मैं सारा दिन घर पर रहकर बोर हो जाता हूं। चलो बाहर घूमने चलें। तो आंटी बोली, नहीं बिलाल, मैं तुम्हारे बनाने वाले के साथ हर जगह जाती हूं। लेकिन मैं उनके बिना कहीं नहीं जा सकता। मैं चुप रहा और चाय पीने लगा। रात के खाने के बाद मैंने एक फिल्म लगाई और देखने बैठ गया। चाची भी मेरे पास आकर बैठ गई और फिल्म देखने लगी। जब चाची ने देखा कि यही बकवास हो रही है जो मैं दोपहर में गेम खेलते समय कर रहा था, तो उन्होंने कहा, ठीक है, तुमने सारी गालियां और बकवास यहीं से सीखी है। वो बोली, बेटा, ये बहुत गंदी बात है, आप बहुत ज्यादा भाषा का प्रयोग करते हैं। मैं शर्म से पसीने से तरबतर हो गया था। तभी आंटी ने कहा, मैं आसिया से बात करूंगी कि वो तुम पर नजर रखे। आप नियंत्रण से बाहर हो रहे हैं। मैंने ऊपर देखा और अपनी चाची से कहा कि गलती हो गई है, कृपया मुझे माफ कर दीजिए। पर क्या करूं? सभी लड़के एक ही तरह की बकवास करते हैं, मुझे भी जवाब देना है, तो इस तरह की बातें मेरे मुंह से निकल जाती है। मौसी हंसकर बोली, डरो मत, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। मुझे पता है तुम लड़के कैसी बातें करते हो। ठीक है दोस्त, कोई दूसरी फिल्म लगाओ। ये किस पर लगाया गया है? फिर मैंने अपनी सांस संभाली और अपनी चाची से पूछा कि मुझे कौन सी फिल्म देखनी चाहिए। तो उन्होंने कहा, कोई भारतीय फिल्म चलाओ। मैंने एक भारतीय फिल्म लगा दी। चाची फिल्म देख रही थी और मैं चुपके से उन्हें देख रहा था। चाची ने एक पैर उठाकर दूसरे पर रख दिया और वो आराम से सोफे पर अपनी दोनों बाहें फैलाकर बैठ गई। फिर मैंने भी अपना एक पैर उठाया और दूसरे पैर पर रख दिया। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी चाची ने मेरे व्यवहार को देख लिया है। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। मैं भी अपनी चाची की तरह दूसरे कोने में बैठा था। तब चाची मुस्कुराई और अपनी स्थिति ठीक की और मैंने भी उन्हें देखा और मैंने सोचा कि सीधे बैठना बेहतर होगा। आंटी ने हंसते हुए मुझसे कहा, बिलाल, क्या तुम मेरा हार उतार रहे हो? मैंने उनकी ओर देखा और अपना सिर हिलाया तो उसने गुस्सा होने का नाटक करते हुए कहा, तुम मुझे परेशान क्यों करने की कोशिश कर रहे हो? मैंने भी लापरवाही से कहा, हाँ, एक छोटी सी। और फिर वो हंसी और बोली, क्यों? तो मैंने तुरंत कहा, यार, बहुत समय हो गया है, तुम्हें किसी ने डांटा नहीं है, नहीं किसी ने तुम्हें तंग किया है, तुम बहुत बोर हो गए हो। उसने अपने माथे पर एक गांठ महसूस की और कहा, बिलाल, क्या मैं सचमुच ऊब गया हूं? तो मैंने कहा, मुझे नहीं पता कि अगर मैं अकेला रह गया तो मेरा क्या होगा। चाची मुस्कुराई और बोली, क्या तुम पिटना चाहते हो? तो मैं इसे लगा दूंगा। क्या वो मुझे कोई मासूम शरारती बच्चा समझती थी? और क्या ये मेरे लिए लाभदायक था? खैर, हम ऐसी बकवास बातें करते थे। आंटी, मैं इन सब से तंग आ चुका हूं। रात 11 बजे जब उसके मोबाइल पर उसकी मौसी का फोन बजा तो वो उठकर अपने कमरे की ओर चली गई। मैंने कुछ देर तक फिल्म देखी। मैंने टीवी बंद कर दिया और अपने कमरे की ओर चलने लगा। तभी मुझे अपनी चाची के कमरे से उसकी आवाज सुनाई दी, मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है यार। मैं नहीं जानता कि ये दिन कैसे गुजरेंगे। मुझे नहीं मालूम कि दूसरी तरफ क्या कहा गया, लेकिन मेरी चाची ने जो कहा वो मेरे लिए किसी आश्चर्य से कम नहीं था। मैं सुबह जल्दी उठ गया और फ्रेश होकर वो रसोई घर में चला गया तो मैंने देखा कि रसोई में कोई नहीं था। मैं अपनी चाची के कमरे में गया और देखा, इसलिए दरवाजा बंद कर दिया गया। इसका मतलब है कि चाची सो रही है। मैं रसोई में गया और अपने लिए चाय बनाई और फिर उसने कुछ स्लाइस गर्म किए और नाश्ता करने के लिए मेज पर बैठ गया। मैं नाश्ता कर रहा था
जब आंटी के कमरे का दरवाजा खुला और वो बाहर आई और मुझे देखकर थोड़ी शर्मिंदा हुई। मुझे रात को नींद नहीं आई, बहुत देर तक सोया, इसीलिए मैं सुबह जल्दी नहीं उठ सका। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं, आप नाश्ता करना चाहते हैं, है ना? आज मैं तुम्हारा नाश्ता बनाऊं। उसने कहा, आप और नाश्ता? वाह, क्या हो रहा है? मैंने कहा, आओ फ्रेश हो जाओ, मैं नाश्ता बनाऊंगी, हम बाद में बात करेंगे। आंटी मुस्कुराई और अपने कमरे में वापस चली गई। तो मैंने पूछा, आंटी आप नाश्ते में क्या खाएंगी? चाची ने हंसते हुए कहा, बकवास मत करो बिलाल, मैं पहले से ही शर्मिंदा हूं। मैंने फिर सिर झुकाकर कहा, जैसी आपकी इच्छा, और मुड़कर रसोई घर की ओर चलने लगी। तो आंटी ने मुझे देखा और कुर्सी पर बैठ गई। मैं उसकी कुर्सी के पीछे गया और झुककर कहा, आंटी अपना नाश्ता और ट्रे उसके सामने रख दीजिए। चाची मेरी ओर देखकर मुस्कुरा रही थी। चाची ने मेरे सिर पर हाथ फेरा और मेरे बाल खराब कर दिए और उसने कहा, वाह आप बहुत बुद्धिमान हैं। मैं समझा कि तुम भी आजकल के लड़कों की तरह लापरवाह हो गए हो। मैंने अपनी चाची का हाथ पकड़ लिया जो मेरे सिर पर था और वो बोला, यार तूने तो मेरा स्टाइल खराब कर दिया। आंटी ने उसके गाल पर हल्का सा तमाचा मारा और कहा, कुछ नहीं हुआ, आराम से बैठो और नाश्ता करो। आंटी ने नाश्ता किया और फिर बोली, बहुत बहुत शुक्रिया बिलाल, चलो दोस्त बनो। आज कई दिनों के बाद मैं इस तरह हंसा और इतना अच्छा नाश्ता किया। धन्यवाद, मैंने मुंह बनाते हुए कहा, तो मैं तुम्हारा दोस्त नहीं हूं? चाची ने मेरे गाल पर चुटकी काटी और उसने कहा, तुम दोस्त हो लेकिन बुरे दोस्त हो। आज एक स्थायी दोस्ती बनाए। मैंने अपना गाल चुटकी से दबाया और कहा, यार ये तुम्हारी बहुत गंदी आदत है, इससे तुम्हारे गाल लाल हो जाते हैं। आंटी फिर हंस पड़ी और दोनों हाथ मेरे कानों की ओर उठाए तो मैंने दौड़ना शुरू कर दिया। आंटी हंसते हुए मेरे पीछे दौड़ी और उसने कहा, रुको, मैं तुम्हें चाची जैसा दिखता हूं। चाची रुक गई और कमर पर हाथ रखकर सांस लेते हुए उसने कहा, ठीक है। फिर वो उसके बगल वाली बड़ी कुर्सी पर बैठ गई। वो उनके पास गया और पूछा, क्या हुआ? तो आंटी खड़ी हो गई और मेरे दोनों कान दबा दिए और हंसने लगे। मैंने रोता हुआ चेहरा बनाते हुए कहा, आपसे कोई दोस्ती नहीं, तुम बहुत निर्दयी हो। आंटी ने मेरी ओर देखा, हंसी और जहां मैं था वहां मुझे चिकोटी काटी। वहां प्रेम करना अच्छा नहीं है मेरे मित्र। आंटी मुझसे अलग हुई और बोली, ठीक है, मैं कपड़े बदल कर आती हूं। फिर उनको कुछ सामान लाना होता है, वो बाजार से लाते हैं। मैंने कहा, ठीक है, मैं इन्हें बदल दूंगा। हो सकता है कोई लड़की फंस जाए मेरे साथ और मुझ में भी लहरें होंगी। आंटी मुस्कुराई और मेरी पीठ थपथपाते हुए बोली, बस करो बिलाल। मैंने आश्चर्य से कहा, उसने क्या कहा? मैंने कहा, अपनी तूफानी हरकतों से मैंने कहा, मेरे दोस्त, जिंदगी में थोड़ा रंग होना चाहिए, वरना तुम जिंदगी भर मेरे लिए बेकार रहोगे। पहले तो चाची को मेरी बात समझ में नहीं आई, लेकिन जब वो ऐसा करने लगी तो उसने अपने जूते उतार दिए और कहा, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। मैं हंसते हुए अपने कमरे में दाखिल हुआ। थोड़ी देर बाद वो कमरे से बाहर आया और सोफे पर बैठकर टीवी देखने लगा। थोड़ी देर बाद चाची भी बाहर आ गई। जब वो बाहर आई तो मेरी सांस गले में अटक गई। उसने सफेद शर्ट और जीन्स पहने अपनी आंटी की ओर देखते हुए कहा, आपका इरादा क्या है मैडम? तो चाची ने पहले खुद को देखा, फिर उसने मेरी तरफ देखा और आश्चर्य से कहा, ऐसा क्यों हुआ? मैंने अपना हाथ दिल पर रखते हुए कहा, मैडम, बाहर किसी को पता नहीं। चाची ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम क्या बकवास कर रहे हो? जब उन्होंने मुझे आने को कहा तो मैंने खाने की ओर इशारा करते हुए कहा, मेरा मानना है कि आपके शहर में हजारों पागल लोग होंगे और इतनी सुबह सुबह दुकान कौन खोलेगा?
चाची को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने कहा, आप सही हैं। मैंने कहा, मैडम, आप बाहर आ रही होंगी तो लोग आपकी ओर देखेंगे, है ना? आपका काम कौन देखेगा? चाची ने मुस्कुराते हुए कहा, बिलाल डार, शर्म करो, मैं तुम्हारी मौसी हूं। मैंने भी सिर झुकाकर कहा, ठीक है आंटी। तो वो हंस पड़ी और मेरे बगल में बैठकर बोली, तुम फ्लर्ट करना बंद नहीं करोगे? उसकी ओर देखे बिना मैंने कहा, आखिर कौन तुम्हारे साथ फ्लर्ट करना चाहेगा? आंटी मुस्कुराई और बोली, मुझे माफ कर दो यार। थोड़ी देर की खामोशी के बाद आंटी मेरे करीब आई और बोली, दरअसल तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। मैंने उनकी ओर देखा और कहा, मुझे आप जैसा कोई नहीं मिला, अन्यथा वो उसे अपनी प्रेमिका या जीवन साथी बना लेता। अब भले ही उसे हर दिन तैयार होना पड़े। लेकिन चाची ने हंसते हुए कहा, वो नहीं रुकेगा। चाची ने कहा, बिलाल, दूध ले आओ। मैंने सिर हिलाया और बाजार की ओर चल दिया। वो वापस आया, दूध का जग फ्रिज में रखा और अपनी चाची को यह बात बताने के लिए उनके कमरे में गया। लेकिन मेरे सामने जो दृश्य था, यह उसे पागल करने के लिए पर्याप्त था। आंटी ने शायद अभी अभी स्नान किया था और इस समय भारी बारिश हो रही थी और मेरी हालत ऐसी हो गई थी कि मेरे पैरों में जान ही नहीं थी। मैं मुड़ने ही वाला था। चाची ने आवाज देकर पूछा, क्या तुम दूध लाए हो? ऐसा लग रहा था जैसे मेरे गले से कोई आवाज ही नहीं निकल रही थी। मैंने सिर हिलाया और वो विपत्ति धीरे धीरे मेरी ओर बढ़ी और उसने अपना हाथ मेरे चेहरे के नीचे रखते हुए कहा, क्या हुआ? मैंने अपना चेहरा ऊपर उठाया डॉट और उनकी आंखों में देखते हुए उसने कहा, कुछ नहीं। चाची ने सीधे मेरी आंखों में देखा और उसने कहा, बिलाल, सच बताओ, क्या मेरा इस तरह आपके सामने आना अच्छा रहेगा? मैंने फिर सिर हिलाया और कहा, अगर आपको लगता है कि मैं आपकी ओर आकर्षित हूं तो आप गलत हैं। मैडम, मैं इस बात से सहमत हूं कि आपका शरीर आपके प्यार को व्यक्त करने का एक जरिया है, लेकिन बात सिर्फ इतनी ही नहीं है। चाची ने गहरी सांस ली और मेरी ओर ऐसे देखा जैसे मैं पागल हूं। मैंने फिर अपना सिर उठाया और कहा, लेकिन मैं ये भी नहीं चाहता कि तुम मुझे कुछ समय के लिए अपना लो और फिर मुझे जीवन भर के लिए अपनी दृष्टि से वंचित कर दो। ये मौसी के लिए बहुत नाजुक स्थिति थी। फिर वो बिस्तर के एक तरफ बैठ गई और उसने कहा, आओ और मेरे साथ बैठो। मैं शांति से चलकर उनके पास बैठ गया। उसने मेरा हाथ पकड़कर अपने दूसरे हाथ पर रख दिया और उन्होंने कहा, बिलाल, तुम्हें जो भी मिले उसके लिए तुम्हें आभारी होना चाहिए। आंटी के दिमाग में क्या चल रहा था, लेकिन उस समय युद्ध के मैदान से भागने की बात चल रही थी। मैं शांतिपूर्वक कमरे से वापस आ गया। तभी मुझे एहसास हुआ कि चाची अंदर ही अंदर रो रही थी। उनके रोने की आवाज बाहर से आ रही थी। मैं दरवाजे के पास गया और पूछा, क्या अब ठीक है? अंदर से कोई जवाब नहीं आया। आहें भरने की आवाज एकदम बंद हो गई। मैंने फिर पूछा, चाची, क्या हुआ? क्यों रो रही हो? अंदर से आवाज आई, बिलाल, मैं थोड़ी देर के लिए अकेला रहना चाहता हूं, कृपया अपने अंदर जाइए। मैंने कहा, ठीक है, क्या आप ठीक है? तो आंटी ने कहा, हां, मैं ठीक हूं। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया आगे क्या करना है। मैं जल्दी से वापस आ गया। फिर कुछ देर बाद आंटी भी फ्रेश होकर बाहर आ गई और मुझसे माफी मांगने लगे। उस दिन से मैं अपनी चाची का बहुत ख्याल रखने लगा, क्योंकि वो बहुत अकेली थी। मैंने अपनी चाची को भी घर वापस बुला लिया, क्योंकि चाची एक जवान और खूबसूरत महिला थी। इसीलिए वो अपना अकेलापन मिटाने के लिए इतनी उत्सुक थी। लेकिन शुक्र है कि हम दोनों के बीच ऐसा कोई रिश्ता विकसित नहीं हुआ। मैंने अपनी चाची के घर पर कुछ और दिन बिताए और फिर मेरे माता पिता घर वापस आ गए और मैं अपने घर वापस चला गया। मैं अपने अनुयायियों और रिश्तेदारों से अनुरोध करना चाहूंगा कि वे अपनी जवान बेटी, बहन या पत्नी को कभी किसी के भरोसे न छोड़ें।
क्योंकि शैतान मनुष्य का खुला दुश्मन है और हमेशा मनुष्य को गुमराह करने की कोशिश करता रहता है। वो कोई भी नहीं है। यार, ये कैसी बुरी बात है। पूरा विश्व ऐसा कर रहा है। अभी मौज करो और बाद में पछताओ। अब पश्चाताप का कौन सा दरवाजा बंद हो गया है? बाकी का निपटारा समय आने पर कर दिया जाएगा। अब आनंद ले। वैसे भी मनुष्य गलतियां करने के लिए प्रवृत्त रहता है। मनुष्य गलतियां करते हैं, लेकिन शुक्र है कि मेरे और मेरी चाची के बीच ऐसा कोई रिश्ता विकसित नहीं हुआ। एक खूबसूरत महिला कई दिनों तक गैर महरम के साथ रहेगी तो एक न एक दिन वो अपनी सीमा पार कर ही जाएगी। इसलिए हमेशा अपने सम्मान का ख्याल रखें। कई बार ऐसा होता है कि पति अपनी पत्नी को छोड़कर विदेश या कहीं दूर काम के लिए चला जाता है। तब बेचारी महिला एक निश्चित समय तक तो खुद पर काबू रख पाती है, लेकिन जब उसका सब्र खत्म हो जाता है तो वो बुरे काम करने पर उतारू हो जाती है। इसलिए प्यारे दोस्तों, अपनी पत्नी को हमेशा अपने साथ रखें ताकि आपका सम्मान स्थायी रहे और उसे पूरा हक दें ताकि वो बुरे कामों से बची रहे। मुझे उम्मीद है आपको मेरी कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगली बार मिलते हैं किसी और कहानी के साथ। अपना ख्याल रखना। जय हिंद दोस्तों। हमारे चैनल पर आने वाले सभी दोस्तों का स्वागत है। हर दिन एक नई कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हमारे सभी नए आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। मैं एक जवान लड़का था और एक अमीर सेठ ने मुझे अपने घर पर नौकर रख लिया। उस सेठ की पत्नी बहुत खूबसूरत और जवान थी। वह मुझसे कुछ साल ही बड़ी थी। मालिक हफ्तों हफ्तों तक व्यवसाय के सिलसिले में घर वापस नहीं आता था और पीछे मैं और मालकिन घर पर अकेले होते थे। मालकिन जानबूझकर मेरे सामने ऐसे कपड़े पहनती थीं जो शायद कोई भी जीवन में पहनने का सोच भी नहीं सकता था। एक रात मैं अपने कमरे में सो रहा था जब किसी ने मेरे कमरे का दरवाजा खोला था और मेरे करीब आकर लेट गया। मैंने आंख खोली तो ये मालकिन थी। मालकिन ने लाल नाइट गाउन पहन रखी थी। मुझे तेल की बोतल पकड़ाकर बोली, चलो राहिल, शुरू हो जाओ। उस रात मेरे होश उड़ गए जब पूरी रात मालकिन ने मेरे साथ, मेरा नाम राहिल है और मेरी उम्र 24 साल है। मैंने 14 साल की उम्र में एक बड़े बिजनेसमैन के घर में काम किया था। जब मैं अपने अतीत को जानता हूँ तो मुझे आज भी घबराहट होती है। मेरा मालिक एक बहुत अमीर आदमी था और इसी वजह से वो व्यवसाय के सिलसिले में ज्यादातर दूसरे देशों में जाता था, जिसकी वजह से मालकिन अक्सर हमेशा घर पर अकेली होती थी। मालकिन का नाम अदिति था। मालिक ने मुझे घर की देखभाल के लिए रख लिया और इसलिए भी कि मालकिन अकेली रहती है और मैं उसका भी ख्याल रखूं। हैरानी की बात यह थी कि मालिक ने इतने बड़े बंगले की सुरक्षा के लिए कोई सिक्योरिटी गार्ड भी नहीं रखे हुए थे। उन दिनों मेरी उम्र 14 साल थी और मालकिन की उम्र 20 साल थी। दरअसल मालकिन बड़े साहब से उम्र में 10 साल छोटी थी। चूंकि मेरा संबंध एक गरीब परिवार से था और हम 5 भाई बहन थे, मैं सबसे छोटा था, तो मम्मी पापा ने मुझे काम के सिलसिले में घर से बाहर भेज दिया और यूं मैं काम ढूंढते ढूंढते शहर आ पहुंचा और मालिक की मुझ पर नजर पड़ गई और उन्होंने मुझे अपने पास नौकर रख लिया। उन्होंने सोचा कि मैं बच्चा हूँ और मालकिन को मुझसे कोई दिक्कत भी नहीं होगी। अक्सर शाम के बाद मालकिन मुझे घर भी नहीं आने देती थी, मुझे अपने पास ही रोक लेती थी, लेकिन मैं कोई न कोई बहाना करके रोजाना घर चला जाता। उन दिनों मेरी तनख्वाह भी बहुत कम थी, तो एक दिन मालकिन कहने लगी, मैं तुम्हारी तनख्वाह दुगनी कर दूंगी, तुम रात को यहीं रहा करो। मैंने जब ये बात अपने माता पिता को बताई तो उन्होंने कहा कि बेटा, ये तो बहुत अच्छी बात है, इसी बहाने से हमारी कुछ टेंशन कम हो जाएंगी। जब तुम्हें पैसे ज्यादा मिलेंगे तो घर की जरूरतें पूरी हो जाया करेंगी। लेकिन मैं नहीं माना और रात रहने से इनकार कर दिया। अगले दिन मैं जब मालकिन के घर गया तो मालकिन ने मुझसे पूछा कि तुम्हारा सामान कहाँ है। मैंने जवाब दिया कि मालकिन, मैं यहाँ पर रात नहीं रुक सकता, इसलिए मैं सामान नहीं लेकर आया। मालकिन ने अपने पति से बात की और मुझे रोकने के लिए कहा। शाम को जब वो डिनर कर रहे थे तो उन्होंने मुझे अपने पास बुलाया। मालकिन ने अपने पति के सामने बात की कि राहिल को इधर ही रख लें, लेकिन मैंने इनकार कर दिया। तब मालिक ने कहा कि बेटा रुक जाओ, तुम्हारी मालकिन घर पर अकेली रहती है, तुम उसका ख्याल रखो और मैंने तुम्हें इसी काम के लिए तो रखा था कि तुम्हारी मालकिन अकेली रहती है। मुझसे कोई जवाब नहीं बन पाया। मैंने फिर हाँ कर दी। मैंने कहा ठीक है,
मैं रुक जाता हूँ। फिर मालिक ने मुझे मेरा कमरा दिखा दिया और कहा कि तुम आज से यहाँ रहोगे। मैंने कहा ठीक है। अब मैं रात 12 बजे तक घर की ड्यूटी करता और उसके बाद जाकर सो जाता। एक रात मैं कमरे में अकेला सोया हुआ था। मुझे अचानक दरवाजा खुलने की आवाज सुनाई दी। मैंने सोचा कि घर में कहीं चोर तो नहीं आ गया। मैं डरते डरते बाहर निकला। देखा तो बहुत तेज तूफानी हवा चल रही थी और दरवाजे भी खुले हुए थे। मैंने सोचा कि हवा बहुत तेज है, शायद इसी वजह से दरवाजे खुल गए हैं। खैर, मैंने दरवाजे बंद कर दिए और कमरे में जाकर सो गया। सुबह उठा और फिर से अपने कामों में व्यस्त हो गया। मेरा सारा दिन काम करते करते गुजर गया। हर रोज की तरह मैं रात 12 बजे तक ड्यूटी करता और फिर जाकर कमरे में सो जाता और फिर मुझे दरवाजा खुलने की आवाज सुनाई देती। एक बार फिर मैं कमरे से बाहर निकला और देखा कि आज फिर दरवाजा खुला है। आज तो कोई हवा भी नहीं चल रही थी। इसी तरह करते करते पूरा हफ्ता गुजर गया और मैं बहुत परेशान हो चुका था। मैं सारे दरवाजों को ताला लगाकर सोता था, तो दरवाजे आधी रात को कौन खोल जाता था। मैंने सोचा कि क्यों ना आज इस बात पर नजर रखी जाए कि आखिर कौन दरवाजे खोलता है। आज भी मैं ड्यूटी करके रात को 12 बजे अपने कमरे के अंदर जाकर लेट गया और झूठ मूठ का सो गया। लेकिन आज रात के 2 बज गए, कोई हलचल महसूस नहीं हुई। नींद के मारे मेरा बुरा हाल था। जब कोई हलचल महसूस नहीं हुई तो मैंने सोचा कि कोई मजाक कर रहा है। मुझे थोड़ी भूख और प्यास लगी हुई थी, इसलिए मैं रसोई में गया। फ्रिज में से खाना निकालकर खाया और पानी पीकर वापस आने लगा तो अचानक मेरी नजर मालकिन के कमरे पर पड़ गई। मालकिन को देखकर मैं परेशान हो गया। मालकिन को देखकर मेरे होश उड़ गए। मालकिन बिस्तर पर लेटी हुई थी। उसके सिर के सारे बाल बिखरे हुए थे और फिर वह बैठकर झूलने लगी। मैं रसोई के पास दरवाजे के पीछे छिप गया। अचानक मालकिन बिस्तर से उठी और कमरे से बाहर आने लगी। मालकिन के बिखरे बाल देखकर मुझे डर लगने लगा। मैंने देखा कि मालकिन ने अपना दरवाजा खोला और बाहर निकलने लगी। मैं भी मालकिन के पीछे पीछे चलने लगा। मालकिन के सारे चेहरे पर बाल थे। मालकिन ने सफेद रंग के कपड़े पहने हुए थे और वह घर से निकलकर सड़क के किनारे पर चलने लगी। मालकिन को देखकर मैं बहुत डर गया, लेकिन मैं उसके पीछे पीछे चलता रहा। मुझे यह भी याद नहीं था कि मैं बंगले का दरवाजा खुला छोड़ आया हूँ। मैं मालकिन का यूं ही पीछा करता रहा। अचानक एक बहुत तेज कार मालकिन के पास से गुजरी। मैं कार वाले को देखने की कोशिश करने लगा। जब कार गुजर रही थी तो मैंने वापस मालकिन की तरफ देखा, लेकिन मालकिन वहां मौजूद नहीं थी। मैं उस जगह काफी देर तक मालकिन को ढूंढता रहा, लेकिन वह नहीं मिली। थक हार कर मैं घर वापस आ गया। घर आकर मैंने बंगले का दरवाजा बंद किया और मेरी नजर फिर से उनके कमरे की तरफ पड़ी। मैंने कमरे के अंदर देखा कि मालकिन तो अपने कमरे में सो रही है, जिसे देखकर मैं हैरान और परेशान हो गया और मैं बहुत डर गया। मेरे दिमाग में बहुत से सवाल उठ रहे थे कि मालकिन तो अभी बाहर घूम रही थी, फिर ये वापस कमरे में कैसे आ गई। लेकिन रोजाना दरवाजा खुलते ही जब मैं बंद कर देता हूँ तो मालकिन कहाँ से आती है। यह सोचकर मेरा दिमाग दुखने लगा और मैं कुंडी लगाकर सो गया। सुबह होते ही मालकिन ने मेरे कमरे का दरवाजा खटखटाया और कहने लगी, राहिल क्या बात है, आज तुम जागने में बहुत देर कर दी, 10 बज चुके हैं। मैं उठा और जल्दी जल्दी तैयार होकर नाश्ता बनाने लगा। नाश्ता बनाकर मालकिन को दिया और दूसरे रोजमर्रा के कामों में व्यस्त हो गया। अब मुझे मालकिन से डर लगने लगा था और रात के सवाल भी मेरे दिमाग में गूंज रहे थे। अब मैं दोबारा रात होने का इंतजार कर रहा था कि मालकिन पर नजर रख सकूं कि वो रात को कहाँ जाती है। रात के 12 बजे तक ड्यूटी देने के बाद मैं कमरे में दोबारा आकर इंतजार करने लगा कि अचानक रात के 3 बजे दरवाजा खुलने की आवाज सुनाई दी। मैं उठकर अपने कमरे से बाहर गया तो देखा दरवाजा खुला था और वहां पर अब कोई भी मौजूद नहीं था। मैंने गेट से बाहर आकर देखा तो मालकिन बिल्कुल रोड के किनारे जा रही थी। मैं कुछ दूरी पर उनका पीछा करने लगा। मैं पीछा करते करते कुछ ही दूर गया था कि अचानक पीछे से मेरे कंधे पर किसी ने हाथ रख दिया और मुझे अपनी तरफ खींचा। मेरी तो जान ही निकल गई। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो एक आदमी खड़ा था। कहने लगा, तुम चोरों की तरह कहाँ जा रहे हो, कौन हो तुम। मैंने उसका जवाब दिए बिना मालकिन की तरफ देखा तो मालकिन अपनी जगह से गायब हो चुकी थी। मैंने उसे बताया कि मैं किसी के घर में नौकर हूँ और यहाँ अपनी मालकिन के पीछे आया हूँ। यह कहते हुए मैं घर की तरफ भागा। घर पहुंचा तो सीधा मालकिन के कमरे की तरफ बढ़ा। कमरे का दरवाजा खोलने की हिम्मत तो नहीं हुई। मैंने खिड़की से कमरे के अंदर झांका तो मुझे किसी ने पीछे से थपकी दी। मैंने पीछे देखा तो मेरी चीख निकल गई और मैं दरवाजे से कमरे के अंदर जा गिरा। दरवाजा अंदर से बंद नहीं था। मेरे पीछे मालकिन खड़ी थी।
मैं बहुत घबरा गया था और मालकिन की तरफ देख रहा था। इतने में मालकिन बोली, राहिल, तुम इतनी रात यहाँ क्या कर रहे हो और मेरे कमरे में क्यों झांक रहे हो? मालकिन के हाथ में पानी की बोतल थी, जिससे लग रहा था कि मालकिन जैसे रसोई से आ रही हैं। मैं बेहद डर गया और जमीन पर पड़े पड़े मैंने मालकिन से कहा, आप यहाँ आई तो बाहर कौन था? मैंने बाहर किसी को देखा है और कमरे में आपको देख रहा हूँ कि आप कमरे में मौजूद हैं या नहीं। मालकिन ने कहा कि जाओ जाकर सो जाओ, दोबारा ऐसा मत करना। अगले दिन मैं फिर अपने कामों में व्यस्त हो गया, लेकिन मुझे मालकिन से बहुत डर लग रहा था। जब भी मालकिन मुझे काम के लिए बुलाती तो मैं घबराकर जवाब देता। मालकिन ने मुझसे पूछ लिया कि क्या बात है, तुम इतने डरे डरे क्यों हो? मैंने कोई जवाब नहीं दिया और अपने काम में व्यस्त रहा। उस रात मैं मालकिन के सो जाने के बाद अपने कमरे में आ गया। उस रात 12 बजे मुझे दरवाजा खोलने की आवाज सुनाई दी। मैं बाहर निकला तो मालकिन को बाहर जाते हुए देखा। मैंने दरवाजा अंदर से बंद कर दिया और दीवार कूदकर बाहर आ गया और मालकिन के पीछे पीछे जाने लगा और अचानक मैंने सामने से मालिक को आते हुए देखा। मैं दौड़कर मालिक की तरफ बढ़ा। उनकी नजर मुझ पर पड़ी तो वो हैरान और परेशान होकर मुझसे पूछने लगे, राहिल बेटा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं हाँफते हुए बोला, मालिक, मालकिन घर से निकलकर इस तरफ गई हैं। मालिक और मैं 1 घंटे तक उन्हें वहां ढूंढते रहे, लेकिन मालकिन नहीं मिली। फिर मालिक मुझे लेकर घर की तरफ आए। देखा तो दरवाजा अंदर से बंद था। मैंने दिल में सोचा कि आज तो मालकिन पकड़ी ही जाएंगी, क्योंकि दरवाजा तो मैंने अंदर से बंद किया था और दरवाजा अंदर ही बंद था। इसका मतलब मालकिन अभी तक नहीं आई। मालिक ने कहा, राहिल, दरवाजा तो अंदर से बंद है। मालिक ने दरवाजे पर घंटी बजाई। कुछ समय बाद मालकिन ने दरवाजा खोला। मैं मालकिन को देखकर हैरान और परेशान हो गया। मुझे ऐसा लगने लगा जैसे मैं पागल हो चुका हूँ। हम अंदर आए तो मालकिन बोली, अरे अली, तुम बाहर कब गए? मैं क्या जवाब देता, चुपचाप शांत रहा। मैं अपने कमरे के अंदर गया और बिस्तर पर लेटते ही मेरी आंख लग गई। मैं सुबह उठा और मालकिन के लिए नाश्ता तैयार करने लगा। मालिक को नाश्ता देने के बाद मैंने मालिक से कहा, मालिक, मैं आपकी नौकरी छोड़ रहा हूँ। मालिक ने हैरान होकर पूछा, क्यों, क्या बात है? काम क्यों छोड़ना चाहते हो? मैंने सारी बात सच सच मालिक को बता दी। मालिक ने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, मैं यहाँ मौजूद हूँ, तुम्हें काम छोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। मैं खुद देख लूंगा अपने सारे काम। कम से कम हफ्ता 10 दिन तो मैंने कहीं नहीं जाना। मैं अब सब कुछ संभाल लूंगा, तुम डरो नहीं। मालिक का जवाब सुनकर मैं थोड़ा सा संतुष्ट हो गया। मैं बहुत थक चुका था, जिस वजह से उस रात बहुत अच्छी नींद आई और आंख सुबह के समय खुली। अब मैं अगली रात का इंतजार करने लगा कि अब तो मालकिन पकड़ी जाएंगी, लेकिन कोई हलचल महसूस नहीं हुई। इसी तरह 1 हफ्ता गुजर गया। जब से मालिक वापस आए थे, घर में शांति थी। मैं सोचने लगा कि शायद ज्यादा काम करने की वजह से मेरा दिमाग खराब हो गया था। अब मालिक के जाने का समय भी हो गया था। मालिक जाते समय मुझे कहकर गए कि बेटा राहिल, अब अगर तुम्हारी मालकिन घर से बाहर निकले तो मुझे फौरन फोन कर देना। मैं जहाँ भी हूँगा तुम्हारे पास चला आऊंगा। ये सुनते ही मैं खुश हो गया। अगले 2 दिन तक कोई हलचल महसूस नहीं हुई। तीसरे दिन फिर रात को 2 बजे मुझे दरवाजा खुलने की आवाज सुनाई दी और मैंने मालिक को कॉल कर दी कि मालकिन घर से बाहर निकल गई हैं। मैं मालकिन के पीछे पीछे जा रहा था और मालिक को उनकी गतिविधियों के बारे में भी बता रहा था कि अचानक मैंने देखा कि सड़क पर मालिक की गाड़ी आ गई। मालिक ने गाड़ी बिल्कुल मालकिन के पास जाकर रोक दी और मालिक तेजी से गाड़ी से नीचे उतरे। मालकिन का हाथ पकड़कर गाड़ी में बैठाया और गाड़ी को तेजी से लेकर निकल गए। वहां कुछ दूरी पर एक जंगल मौजूद था। मैंने मालिक की गाड़ी को वहां जाते देखा। मैं परेशान होकर सोचने लगा कि मालिक को तो घर जाना चाहिए था, ये जंगल की तरफ किधर जा रहे हैं? मैंने मालिक का पीछा करने का सोचा। मैं भी गाड़ी के पीछे पीछे जंगल के अंदर चला गया। उस घने जंगल के अंदर वीराने में लकड़ी से बना एक कमरे का छोटा सा घर था। वहां मैंने मालिक की गाड़ी को खड़ी देखा। लकड़ी के टूटे दरवाजों से अंदर झांक कर देखा और जो कुछ सुना तो एक बार तो मैं हिल ही गया। मालिक और मालकिन आमने सामने कुर्सी पर बैठे हुए थे और मालिक कह रहे थे कि बताओ मुझे, लेकिन मालकिन चुप थी। मालिक ने दोबारा मालकिन से पूछना चाहा, अदिति, सब कुछ मुझे साफ साफ बता दो, वरना मैं तुम्हें यहीं मार दूंगा। मालकिन ने जवाब दिया, तुम यही काम तो बहुत अच्छे तरीके से करते हो। मैं तुम्हारा पीछा उस समय से कर रही हूँ जब से मुझे यह मालूम हुआ है कि तुम ड्रग्स का व्यवसाय करते हो। मालिक घबरा कर बोले, क्या मतलब है तुम्हारा? ये तुम कैसी बातें कर रही हो? क्या तुम पागल हो गई हो? मालकिन कहने लगी, बस कर दो, और कितना झूठ बोलोगे?
ये ऐशो आराम का पैसा चंद सालों में कोई इतनी जल्दी कैसे तरक्की कर सकता है? मालिक ने जवाब दिया, अच्छा, जब तुम्हें पता चल ही गया है तो अच्छी बात है। वैसे भी तुम मेरा क्या बिगाड़ सकती हो, लेकिन मेरा यह राज्य तुम्हें पता चल ही चुका है, तो अब तुम्हें भी मरना होगा। तुम मुझे मारोगे? अपनी पत्नी को मारते हुए तुम्हें शर्म नहीं आएगी? मालिक ने जवाब दिया, जब तुम्हें अपने पति की जासूसी करने में कोई शर्म नहीं आई तो मुझे क्यों आएगी? मेरे मकसद के रास्ते में जो भी आएगा उसे मरना होगा, चाहे वह फिर मेरी पत्नी ही क्यों ना हो। वैसे भी लोग नतीजा देखते हैं, ये नहीं देखते कि उसने कामयाब होने के लिए कौन सा रास्ता चुना है। मालकिन जोर से हंसी और बोली, तुमने मुझे क्या बेवकूफ समझा हुआ है? तुम्हें मालूम ही नहीं कि मैं किसी ब्रिगेडियर की बेटी हूँ? और तुम्हारी जानकारी के लिए मैं तुम्हें बता दूं कि मैं अपने पापा को तुम्हारे बारे में सब कुछ बता चुकी हूँ। मनहूस था वह दिन, जिस दिन मैंने तुमसे प्यार किया था और अपने पापा के खिलाफ जाकर तुमसे शादी कर ली थी। तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे मारकर यहाँ से भाग जाओगे? तो तुम्हारी जानकारी के लिए मैं तुम्हें बता दूं कि पापा ने सादे कपड़ों में अपने आदमी यहाँ भेजे हुए हैं। जब तुमने मुझे पकड़ा था, उन्होंने तभी तुम्हें देख लिया था। तुम्हारे खिलाफ सारे सबूत मेरे पास मौजूद हैं। इतने में मालिक ने जोर से कहा, सब अंदर आ जाओ। जोर से दरवाजा खुला और सादे कपड़ों में 2 आदमी अंदर आ गए। उनके अंदर आते ही मालिक ने मालकिन को पकड़ लिया और कहा, मुझे पकड़ने के लिए बहुत ही अच्छा प्लान बनाया था, लेकिन मैं तुमसे 1 कदम आगे ही रहता हूँ। मुझे जाने दो, मैं इस लड़की को मार दूंगा। चालाक औरत, तूने मुझसे शादी अपनी पहचान छुपाकर की। अंदर आने वालों में से एक ने हंसकर कहा, और तुम कितने बेवकूफ हो, जिससे शादी की उसके बारे में कुछ पता ही नहीं है। मालकिन ने कहा, इसका कोई फायदा नहीं है, तुम मुझे मारकर भी तुम भाग नहीं सकते। मालिक ने यह सुनते ही मालकिन को उनके आदमियों पर धक्का दिया और तुरंत खिड़की से कूदकर बाहर निकल गया। मैं यह सब कुछ छिपकर देख रहा था। 15 मिनट बाद दोनों आदमी वापस आ गए और कहने लगे, बुरी खबर यह है कि वह भाग चुका है, और अच्छी खबर यह है कि हमने उसकी गाड़ी में ट्रैकिंग डिवाइस लगा दी थी, जिससे वह जहां भी जाएगा पता चल जाएगा और हम उसे आसानी से ट्रेस कर सकते हैं। इतने में मालकिन की नजर मुझ पर पड़ गई और उन्होंने अपने एक साथी को मुझे लाने के लिए कहा। मैंने भागने की कोशिश की, लेकिन पकड़ा गया। वे मुझे मालकिन के पास ले गए और मालकिन ने मुझसे पूछा, फरहान, तुमने क्या सुना है? मैं सर झुकाकर बोला, मालकिन, मैंने कुछ सुन लिया है। मालकिन के साथ जो आदमी थे, उनमें से एक ने कहा कि राहिल को गाड़ी में बैठाओ। एक ने मेरी आंखों पर पट्टी बांध दी और मुझे गाड़ी में बैठा दिया। मालकिन ने उस आदमी से कहा कि सफदर को ट्रेस करो, वह कहाँ है। जंगल से बाहर आते ही गाड़ी एक जगह रुकी। इतने में उस आदमी ने कहा कि मैंने सफदर को ट्रेस कर लिया है, वह इस समय हमसे 15 मिनट की दूरी पर मौजूद है। मालकिन ने कहा कि ऐसा करो, लोकेशन को गूगल मैप में डाउनलोड करो और रूट शुरू करो। अब गूगल हमें रूट बताएगा। गूगल के रूट के अनुसार हम एक बंगले पर जा पहुंचे। गाड़ी यहाँ पर मौजूद है, निश्चित रूप से सफदर इसी बंगले में मौजूद है। चलो देखते हैं। मालकिन और उसके दोनों साथी गाड़ी से नीचे उतरे और बंगले के अंदर घुस गए। मालकिन ने कहा, भागने की कोशिश मत करना, क्योंकि यह बेकार है। तुमने न सिर्फ मुझे धोखा दिया है, बल्कि तुमने मासूम इंसानों की जिंदगियों से भी खेला है। इसलिए अब तुम्हें यहाँ से लिए बिना हम वापस नहीं जाएंगे। उसने बहुत प्रतिरोध किया, मगर पकड़ा गया। मालकिन के आदमियों ने मालिक को गाड़ी में बैठाया और चले गए। इसके बाद मालकिन ने मुझसे कहा, राहिल, हम तुम्हारे साहब की गाड़ी में तुम्हारे घर जाएंगे, मुझे माफ कर देना। मेरा मकसद तुम्हें डराना नहीं था, मैं तो बस चाहती थी कि तुम मेरे अपराधी पति को बुलाओ और मैं उसके अपराध खुद उसके मुंह से निकलवाऊं। तुमने बिल्कुल वैसा ही किया जैसा मैं चाहती थी। मेरे लिए सब कुछ बहुत मुश्किल था, मगर मैं तो मालकिन पर हैरान था। इतनी छोटी उम्र में वो कितनी बहादुर थीं। निश्चित रूप से उस दिन मैं उनसे बहुत प्रभावित हुआ था। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। मिलते हैं किसी और एक अच्छी कहानी के साथ।